गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट 2008 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई। 2009 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुए और बहुजन समाज पार्टी के सुरेंद्र सिंह ने डॉक्टर महेश शर्मा को 2 लाख के अंतर से मात दी थी। लेकिन 2014 की मोदी लहर में महेश शर्मा ने शानदार जीत दर्ज की। अब एक बार फिर से बीजेपी ने नोएडा से महेश शर्मा पर दांव खेला है। गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री महेश शर्मा और सपा बसपा आरएलडी गठबंधन के उम्मीदवार सतवीर नागर के बीच होने वाला है। हालांकि कांग्रेस ने यहां से युवा चेहरा अरविंद सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो निश्चित तौर पर यह भी हॉट सीट है, चूंकि यहां से केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं और दानिश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, जरा हम आपसे जानना ये चाहेंगे, चूंकि नोएडा से बेहद सटा है, नेशनल कैपिटल रीजन भी इसे कहते हैं, मुझे ये बताइए कि क्या यहां भी जातीय समीकरण हावी है या विकास की बात हो रही है, रोजगार की बात हो रही है, बेरोजगारों की सुध ली जा रही है, क्या हो रहा है यहां पर नोएडा या गौतम बुद्ध नगर? बताइए आप। देखिए, चुनाव शुरू तो विकास के नाम पर हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो राष्ट्रवाद और जातिवाद समीकरण अब बैठा है वो अब भारी पड़ रहा है। क्योंकि आज भी अगर हम जमीनी स्तर पर जाते हैं तो वहां पर 2 ही चीजें दिखाई देती हैं, या फिर एक तरफ से वोट मांगा जाता है राष्ट्रवाद के नाम पर, तो दूसरी तरफ से वोट मांगा जाता है जातीय के नाम पर। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जातीय समीकरण आज भी हावी है। हालांकि राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी लगातार जो है जो आम लोग हैं उनसे संपर्क करती है और उनसे बात करती है और अपनी सरकार की न कि विकास की योजनाएं, अपनी सरकार की राष्ट्रवाद की जो चीजें हैं वो अपने जनसंपर्क में उसका इस्तेमाल करती है। तो वही जो महागठबंधन है वो जातीय समीकरण जोड़ने पर लगा है। क्योंकि इतने दिनों में जब से आचार संहिता लागू हुई है, इतने दिनों में ग्राउंड पे जब हम उतरे हैं तो यही सब देखने को मिला है कि अगर जो प्रचार कर रहा है वो ज्यादातर जो उन जो है इलाकों में जा रहा है, क्योंकि ये गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है और साथ ही यहाँ पर मुस्लिम वोट 13.1% मुस्लिम वोट है और साथ ही एससी एसटी भी तकरीबन अगर टोटल मिला लें, ओबीसी मिलाकर 28% वोट है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा भारी जातीय समीकरण पड़ता है चुनावों में। नेता कितना भी दम भर लें कि हम चुनावों में जब जाएंगे तो विकास के दम पर, अपने काम के दम पर वोट मांगेंगे। यानी नेशनल कैपिटल रीजन है, इसके बावजूद यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, लेकिन फिर भी जातीय आधार पर यहां पर मुकाबला लड़ा जा रहा है। और हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ जो लगातार उत्तर प्रदेश का भ्रमण भी कर रहे हैं, नीरज, आपने देखा स्थिति देखी यहां पर, यानी वही राष्ट्रवाद, जातीय समीकरण, इसी आधार पर भी 2019 का चुनाव जिस तरह से 14 का लड़ा गया वही स्थिति है इस बार भी, जो ग्राउंड रिपोर्ट से रिपोर्ट आ रही है। बिल्कुल राहुल, देखिए मुद्दे बहुत से सारे होते हैं, सुशासन होता है, विकास होता है, तमाम चीजें होती हैं। राहुल गांधी ने देखिए एक न्याय का नारा दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तरीके से किसानों की बात की है। लेकिन देखिए चुनाव में जैसे आप नजदीक जाते हैं, जैसे जैसे वोटिंग के पास पहुंचते हैं, वैसे वैसे मुद्दे बदल जाते हैं। मुद्दे हमेशा स्थानीय हो जाते हैं और मुद्दे जाति पाति और राष्ट्रवाद और जातिवाद जैसे शब्द सामने आ जाते हैं। बिल्कुल, ये कोई एक तरफ से नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अकेले इसका की दोषी नहीं है, बल्कि ये सारी पार्टियां। तो आपने देखा हो सहारनपुर में मायावती की रैली में 3 बार उन्होंने मुसलमानों को संगठित रहने की बात कही, जिसको ये बहुत अहम बात बताई हमारे दिल्ली के ब्यूरो चीफ ने कि मायावती ने 3 बार मुस्लिमों का जिक्र किया। ये जो बातें हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, अब थोड़ा आप ही के नीचे यानी दिल्ली से सटे हुए इलाके चलते हैं। गाजियाबाद से लोकेश, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, चुनाव प्रचार थम गया है, यहां पर क्या विकास का मुद्दा हावी रहा है क्या? देखिए, विकास का मुद्दा यहाँ पर हावी जरूर रहा है, लेकिन मैं यही बड़ी बात करना चाहूँगा, जो कि हमारे सहयोगी नीरज जी भी बता रहे थे कि पार्टियां जातिवाद के आधार पर ही सब कुछ शुरू से फैसला करती है, उनकी प्लानिंग इसी तहत होती है। चाहे मायावती ने जो बीएसपी सुप्रीमो हो, उन्होंने मन से सहारनपुर के अंदर मुस्लिमों से एक पार्टी विशेष को वोट न करने की बात भले कही हो, लेकिन जो उम्मीदवार तय किए जाते हैं उसकी जो लिस्ट देरी से आती है वो इसी बात को लेकर के की जाती है कि आखिर जातिगत आंकड़े में उनका कौन सा कैंडिडेट फिट बैठता है। और अगर बात हम एनसीआर की करें तो यहाँ 3 गौर करें तो आप गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बागपत तीनों केंद्रीय मंत्री हैं और इस 8 सीटों के इस गढ़ को बचाना बीजेपी के लिए वाकई चुनौती है, क्योंकि एक झटका कैराना में बाई इलेक्शंस में मिला था और इसी के बाद से गठबंधन एक बार फिर आश्वस्त है इस बात को लेकर कि हम वो बीजेपी जैसी पार्टी को यहाँ पर चुनौती दे सकते हैं, हरा सकते हैं। तो ऐसे में इन 8 के 8 सीटों पर उनको इंटैक्ट करना, जीत दर्ज करना बहुत बड़ी चुनौती है और खासकर इन 3 मंत्रियों के साथ तो बहुत बड़ी
जो है वो चुनौती का विषय है। चलिए कि ये बिल्कुल, लोग केंद्र रवि भी मंत्री हमारे हैं साथ जुड़े और अपनी हैं। शिक्षा लोकेश, के इनसे भी जान लेते हैं। रवि, चूंकि आप बता ही रहे थे 2014 में तो चाय पे चर्चा हो गई, अब 2019 पे चूंकि चौकीदार की बात हुई, वहां पर क्या माहौल है आपके इलाके में मुजफ्फरनगर? और आप बता रहे हैं कि यहां पर प्रचार की अवधि बढ़ी हुई है, ऐसा संकेत दे रहे हैं आप, क्या वहां पर टाइम बढ़ा है क्या? बिल्कुल, देखिए जो डीएम साहब ने अखिलेश सिंह है जो उन्होंने बताया सुबह जो है कि शाम 6 बजे तक जो है प्रचार किया जाएगा। ओके, तो इसके बाद कोई भी प्रचार जो है ली गई है तो ये दी है। चौकीदार की बात कर रहे थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश का शामली जनपद हुआ और बागपत जिले गन्ना किस। चलिए आपके पास आएंगे। नीरज, यहां पर एक जिले में देख रहे हैं आप कि थोड़ा सा समय बढ़ा दिया गया, जैसा कि रवि कह रहे हैं, बाकी जगह 5, लोकेश ने भी 5 बजे तक का कहा और यहां पर हमारे साथ दानिश ने भी कहा 5 बजे तक, लेकिन रवि कह रहे हैं 1 घंटा बढ़ा है। बहरहाल वो विषय नहीं है। 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इन 8 लोकसभा सीटों पर गए हैं, एक प्रमुख मुद्दा जो इस बार हावी रहने वाला है। देखिए, जातिवाद सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है। दूसरी बात जो मैं आपने राहुल कहा, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 8 की 8 सीटों की बात करूं तो एक वर्टिकल डिवीजन है। एक वो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, एक वो लोग हैं जो स्थानीय मुद्दों को तरजीह देते हैं, विकास की बात करते हैं, और कहीं ना कहीं उनके भी अपने इश्यूज हैं कि अगर वो मुस्लिम है तो वो सोचता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हमें वो तवज्जो नहीं मिली, यादव है तो उसको उसका अपना एक सॉफ्ट कॉर्नर है, अखिलेश यादव बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि समय की एक पाबंदी होती है, इसीलिए नीरज हम आपको रोक रहे हैं। रवि आपका भी बहुत धन्यवाद, नीरज जी आपका भी बहुत धन्यवाद, लोकेश आपका भी और दानिश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको इलेक्शन से जुड़ी लगातार बड़ी खबरें आपको देखनी है तो 5 बजे 5 बड़ी खबर के साथ रोजाना आप भारत समाचार के साथ जुड़िए। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आगे देखिए 2 मिनट में देश। पहले चरण